देखिए, ए मैपिक इज सेलेक्टेड फ्रॉम रैंडम सेट ऑफ, मतलब एक सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 ऐसे करते करते एन। इसको मैप किए खुद पे ही, 1 2 एन पे खुद पे ही मैप किए। तो आपको बताना है कि इंजेक्शन वाला मैपिंग होगा। इंजेक्शन मतलब होता है 1 1 बच्चों। 1 1 मैपिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी सबसे पहले? हाँ, 1 के लिए एन ऑप्शन है, 2 के लिए भी एन का ऑप्शन है, सब के लिए एन का ऑप्शन है, तो एन का पावर एन। और इंजेक्शन मैपिंग के लिए क्या होगा? सबको, सबका खुद का मैपिंग होगा, तो क्या होगा? एन फैक्टोरियल। सबका खुद का मैपिंग होगा, मतलब 1 को चूज करने के लिए एन तरीके हैं, 2 को चूज करने के लिए एन माइनस 1 तरीके हैं, 3 को चूज करने के लिए एन माइनस 2 तरीके हैं, ऐसा। क्यों? 1 के लिए अगर 2 चूज हो गया तो फिर अब ये दोबारा चूज नहीं होगा 1 1 मैपिंग में। ओके, सो क्लियर? तो टू इंटीजर्स आर चूजन विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक अगर निकाल लेते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ना, दोबारा उसको निकाला जा सकता है। आउट ऑफ द सेट, सेट ए दिया है बच्चों हमारे पास, 0 1 2 3 ऐसे करके। तो बताइए एक्स चूज करने के कितने तरीके होंगे? 11। वाई चूज करने के कितने तरीके होंगे? 11 ही तरीके होंगे। टोटल चूज करने के कितने तरीके होंगे? 121। टोटल चूज करने के कितने तरीके होंगे? 120। यही है अपना एन ऑफ एस। वो आपको बताना है, देन द प्रोबेबिलिटी डेट एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले एकदम लाइन से गिरिएगा, है ना, y को और x को। y को 0 रखा, y को क्या मैंने रखा? 0 रखा, तो x क्या ले सकता हूं? 6 7 8 9 10, और कौन सा? हाँ, तो टोटल कितने होंगे? 5 इंटू 2, कभी x 0 और y है, फिर x को 1 रखा, तो यहां कितने? तो 7 8 9 10, 2 इंटू 4, फिर x को 3 रखा, y को 3 रखा, 2 रखा, तो 8 9 10, तो कितना होगा? 2 इंटू 3, फिर y को 3 रखा, तो कितना होगा? 9 10, कितना होगा ये कितना होगा बच्चों? 2 इंटू 2, फिर y को 4 रखा, तो कितना होगा? सिर्फ 10। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, कितना हो रहा सम बताओ? 30। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 30/1 to 1। ये इंटू 2 क्यों किया सब में समझ में आया? क्योंकि x उल्टा भी हो सकता है कि x 0 हो और y ये सब हो, तो लाइन से गिनोगे तो हमेशा कोई गलती नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। गलत, देखिए, the probability that 3 n's come consecutively in the arrangement of CONSTANTINOPLE, कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पहले एन ऑफ एस लिख लेते हैं। इनका अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट क्या होगा? 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, कौन सा लेटर रिपीट हुआ है? एन 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, ओ 2 बार रिपीट हुआ है, और कोई लेटर? टी कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार, और कोई लेटर? नहीं। तो ये हो गया एन ऑफ एस। अब तीनों एन क्या होने चाहिए? साथ में होने चाहिए, तो तीनों एन का एक ग्रुप बना दिए। तीनों एन का क्या किया? एक ग्रुप बना दिए। 3 एन का एक ग्रुप हो गया, बचे कितने लेटर्स? 11। टोटल कितना हो गया? 12। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इनका इनका नहीं गिनना है अब, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया, तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 लिख दिए, 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया, 7, कितना हुआ? 3/91। बढ़िया, आगे
चलिए देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। आउट ऑफ 3n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, लगातार इंटीजर्स है 3n, मतलब 1 से लेके n तक, फिर n+1 से लेके अगले 2n तक, फिर 2n+1 से लेके कहां तक 3n तक, ऐसे लगातार इंटीजर्स है। ओके, तो अब आपको उसमें से 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडम, तो n ऑफ s क्या हो जाएगा 3nc3, n ऑफ s क्या हो जाएगा 3nc3, 3 नंबर एक रैंडमली सेलेक्ट किए। फाइंड देयर प्रोबेबिलिटी, फाइंड दैट देयर प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 3। अब जो 3 नंबर सेलेक्ट हुए हैं उन वो डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। तो जब भी आप सम डिविजिबल बाय 3 करते हो ना, तो यहां पे देखो ये 3n नंबर है, तो कितने प्रकार के 3k टाइप के नंबर होंगे, n होंगे। टोटल 3n नंबर है तो n होंगे कितने प्रकार के 3k प्रकार के, मतलब जो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं एग्जैक्टली। फिर 3k+1 टाइप के कितने होंगे, वो भी n होंगे, और 3k+2 टाइप के भी कितने होंगे, वो भी n होंगे। ये बात समझ में आई? तभी तो टोटल 3n नंबर होंगे। मतलब कुछ ऐसे नंबर होंगे 3 से रिमाइंडर छोड़ने से, 3 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ते हैं, एक रिमाइंडर और नॉर्मल। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है 3, 6, 9 ये सब। इसके एग्जाम्पल क्या है 4, 7, 10 ये सब। इसके एग्जाम्पल क्या है 2, 5, 8 ये सब, है ना। तो अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि तीनों के तीनों नंबर 3k टाइप के यूज हो। एक तरीका ये हो सकता है कि तीनों के तीनों 3k+1 टाइप के यूज हो। एक तरीका ये हो सकता है कि तीनों के तीनों 3k+2 टाइप के यूज हो, है ना। तीनों के तीनों एक ही टाइप के फेवरेबल केसेस में। एक तरीका ये हो सकता है कि एक 3k टाइप का यूज हो, एक 3k+1 टाइप का यूज हो, एक 3k+2 टाइप का यूज हो। तीनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा 3, क्या मिलेगा 9k+3, तो ये 3 से डिविजिबल है। और देखो ये भी अगर तीनों एक ही टाइप के हैं 3k+1, 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 तो क्या बनेगा 9k+3 बनेगा, ये भी 3 से डिविजिबल होता है। इनको भी तीनों सेम टाइप का ऐड करोगे, है ना, तो ये भी क्या होगा डिविजिबल बाई 3। तो ये तीनों तो लिख दिया, तीनों से एक एक, तो nc1 इंटू nc1 इंटू nc1 कितना होगा 3 इंटू nc3 प्लस n³। आई बात समझ में सबको? पक्का नहीं आया? आ गया। और प्लीज बच्चों जो भी क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, वरना अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 इंटू nc3 प्लस n³ डिवाइड बाई 3nc3। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़िया, आगे। इफ p एंड q आर चूजन रेंडमली फ्रॉम द सेट, सेट में कितने लोग हैं 1, 2, 3, कहां तक है 10 तक, विद रिप्लेसमेंट, तो n ऑफ s क्या लिखेंगे रिप्लेसमेंट के साथ। तो p चूज करने के कितने तरीके हैं 10, q चूज करने के भी कितने 10, तो टोटल कितने हो गया सैंपल स्पेस 100। अब देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। रियल रूट्स मतलब इक्वेशन क्या है पहले तो ये देख लो। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब p² माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो p² ग्रेटर देन 4q। ओके, ठीक, कोई इशू नहीं। अब हमको उसके लिए टेबल बनानी पड़, टेबल बना लेते हैं, धड़ाधड़ हो जाएगा, है ना। क्या बना ले रहे हैं टेबल। तो सबसे पहले q की छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं। q की किससे वैल्यू शुरू करते हैं छोटी वैल्यू से। q की वैल्यू को मैं 1 रखा, तो p² 1 मतलब 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से लेके कहां तक हो सकता है 10 तक। कितने होते हैं 2 से 10 तक 9, समझ में बात। फिर q की वैल्यू को मैं 2 रखा, तो वो कहां तक 8 हो गया, 2 रखूंगा तो कितना हुआ 8, p² ग्रेटर देन 8, मतलब 3 से लेके कहां तक 10 तक, ये कितने हो गए 8। फिर q की वैल्यू को 3 रखा तो 12 हुआ,
तो वो कहाँ से कहाँ तक सकता है, 4 से लेके 10 तक, कितना हुआ 7। फिर क्यू की जगह मैं 4 रखा तो कितना हुआ 16। तो वो कहाँ से 4 से लेके 10 तक सब कुछ कितना हुआ 7। क्लियर है। फिर 5 रखे तो क्या बनेगा 20, तो वो 5 से लेके कहाँ तक 10 तक कितना हुआ ये 6। फिर रखे 6 तो कितना होगा 24, तो ये भी 5 से लेके 10 तक सब कुछ कितना हुआ 6। फिर कितना रखे 7 रखे तो 28, तो इस बार कहाँ से चलोगा 6 से लेके 10 तक कितने हुए 5। फिर 8 रखे तो कितना हुआ 32, फिर कहाँ से चलोगा 6 से लेके 10 तक, तो ये भी कितना हुआ 5। फिर 9 रखे तो कितना हुआ 36, वो भी 6 से लेके 10। फिर 10 रखे तो कितना होगा 40, वो कहाँ से लेके 7 से लेके 10 कितने हुआ 4। अब सबको ऐड कर दो 24 नहीं 19, 19 6 25, 6 31, 31 और 14 45, 45 और 17 62, तो ये कितना आया 62। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 62 बाई 100 डेट इज 31 बाई 50। कोई इशू किसी को नहीं, बढ़े आगे। इशू है तो बोलिए। क्या लिखा है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम एंड स्क्वायर्ड, रैंडम चूज करके स्क्वायर किए, तो बच्चों अनेक इंटीजर होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर इज 1, तो किसका 1 वाले का यूनिट डिजिट 1 होता है, 11 वाले का, 21 वाले का, मतलब जिसका पीछे 1 होता है ना उसका स्क्वायर 1 होता है। और किसका 1 होता है 9 वालों का, 9 19 29, इन सब का कितना होता है 1 होता है। और 5 कितना होता है, हाँ 5 बोल दिया हूं, ये सब का कितना होता है 5। ठीक है, तो कितने ऐसे नंबर है 1 है 9 है और 5 है। ऐसे 3 मतलब 1 से लेके 10 तक, अगर आप 1 से लेके 10 तक इंटीजर देख रहे हो, ये 1 से लेके 9 तक देख रहे हो, 1 से लेके 10 तक देख रहे हो, तो कितने हैं ऐसे 10 में से 3 लोग रहते हैं जिसका स्क्वायर के पीछे क्या आता है 5 या 1 आता है। वैसे ही 11 से लेके 20 तक में भी कितने लोग होंगे 3 ही लोग होंगे, तो हर 10 में से कितने लोग हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/10। क्लियर सबको, बढ़े आगे हो गया। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, सैंपल स्पेस हो जाएगा। 4 डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा 6 का पावर 4। हाईएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज 4, तो पहले में कितने प्रकार के नंबर आ सकते हैं 4, 1 2 3 4। दूसरे में कितने प्रकार के 4, तीसरे में भी 4, सब में क्या 4, तो कितना होगा 2/3 का होल पावर 4, 16/80। क्लैरिटी है सबको, पूछिए। तो सबसे पहले n ऑफ s लिख लेते हैं ना। 4 फेयर डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हाईएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज 4, तो n ऑफ s तो हो जाएगा 6 का पावर 4, n ऑफ e। तो बच्चों मेरे पास कितना है 1 2 3 4, हाईएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज 4, तो इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं 4 तरीके, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। इस पोजीशन को कितने तरीके हैं 4, इसको भी कितने तरीके हैं 4, इसको भी कितने तरीके हैं 4, तो ये हो गया 4 का पावर 4। इसमें क्यों 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। अब उसमें से वो केसेस माइनस कर देंगे। इसमें तो ऐसा भी हो गया ना कि एक केस ऐसा होगा जिसमें सब में 1 आ गया, एक केस ऐसा होगा जिसमें 1 2 2 3 आ गया। वो केसेस को हटाना है, मतलब उन केसेस को हटाना है जिसमें 4 आता ही नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे 3 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा 256 माइनस 81 दैट इज 175। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 175 डिवाइड बाई 6 का पावर 4। क्लियर सबको। क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से, सोल्यूशन को क्या करने की कोशिश करते हैं समझने की या बनाने की, जो भी आप लैंग्वेज यूज करिए, ठीक। एन अनबायस्ड कॉइन डाइस इज फेस नंबर दिया हुआ है, इज थ्रोन n टाइम्स एंड द लिस्ट ऑफ n नंबर शोन अप इज नोटेड। मतलब जैसे फर्स्ट टाइम फेंके तो जो भी नंबर आया उसको नोट कर रहे हैं,
क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, सेकंड वाइप पे के फिर भी कोई नंबर आ सकता है, ऐसे करके सबका नोटिंग किया गया है, n टाइम्स के लिए n का नोटिंग किया गया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग दिस ओनली 3 अपीयर्स ऑन द लिस्ट. मतलब मान लीजिए कोई भी 3 नंबर ही अपीयर हो रहे हैं, मतलब 2 3 और 5 ही अपीयर हो रहे हैं बार बार, मतलब पूरे लिस्ट में सिर्फ क्या लिखा हो 2 3 5 5 2 3 ऐसे करके पूरी लिस्ट सिर्फ उसी से भरी हुई और कोई नंबर ना हो, और हर नंबर कम से कम एक बार एक ना एक बार आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा 6 का पावर n. क्यों, पहले तो अपने को हर बार 6 प्रकार के आउटकम हो सकते हैं ना, यहाँ पे भी 6 प्रकार, 1 2 3 4 5 6 हर प्रकार, तो 6 का पावर n. अब हमारा फेवरेबल, तो सबसे पहले है फेवरेबल केस में हम केस क्या बनाना है कि कोई 3 ही नंबर आने चाहिए. तो क्या लिखेंगे, 6C3 में से कोई 3 नंबर चुनेंगे. जैसे 2 3 5 चुना गया, 1 2 3 4 5 6 में से 3 नंबर चुना गया, 2 3 5 चला गया. अब वो आना चाहिए, हर नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए. तो वो कैसे इंश्योर करेंगे, हम 3 का पावर n नहीं लिख सकते. क्यों, जैसे आप यहां पे ऐसे कर दिए, अब बोल रहे हो आप कि यहां पे 2 3 5 में से कोई एक नंबर आ गया, तो 3 तरीके, तो यहां पे भी 3 तरीके, हर जगह 3 तरीके ऐसे लिख दिया आप अगर, तो उसमें एक तरीका ऐसा हो गया कि सब में जिसमें 2 2 2 2 2 2 आ गया, मतलब वहां पे 3 और 5 दोनों ही नहीं आया, और हमको क्या बोला है कम से कम एक बार आना ही चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 3 का पावर n लिखेंगे, उसमें से वो केसेस माइनस कर देंगे जिसमें कोई एक नंबर नहीं आया हो, तो 3C1 इंटू 2 का पावर n. फिर वो केसेस को ऐड करना पड़ेगा जहां पे क्या 2 नंबर नहीं आया हो, तो 2 नंबर नहीं आया मतलब कोई भी 2 नंबर चुन लिए, बाकी जगह सब यही आया, तो 1 का पावर n. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. अगर आप पढ़े नहीं है तो पहले उसको पढ़िए, है ना, चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट, वहां से जाके इसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद फिर यहाँ के देखिए दोबारा. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n ऑफ e डिवाइड बाई n ऑफ s. क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं. माइनस प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा माइनस हो जाता है तो उसको ऐड करना पड़ता है, ऐसा. कोई दिक्कत, क्लैरिटी से डायग्राम बनाएंगे तो आपको दिखेगा. डायग्राम बनाए भूमि, क्लैरिटी से बनाए हो कि बिना क्लैरिटी के, हाँ वेरी गुड, तब नहीं होगा इंटरसेक्ट. तभी होगा मतलब बोल, तभी नहीं हो. हाँ, तो कितने कर सकते हैं, A1 A2 A3, नहीं नहीं, देखिए इधर गिनता हूं, 6 पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्कल. तो एक सर्कल बना लेते हैं बच्चों, इसके ऊपर 6 पॉइंट्स, P1 P2 P3 P4 P5 और यहाँ पे P6. कोई इशू नहीं. अब फ्रॉम विच 2 ट्राइंगल्स आर ड्रॉन विथ नो कॉमन वर्टेक्स, तो n ऑफ s क्या हो जाएगा 6C3. 6C3 से पहला ट्राइंगल चुना, कोई भी 3 पॉइंट चुन लिया. अब वो पॉइंट दोबारा नहीं चुना सकते ना, क्योंकि कोई कॉमन वेक्टर्स नहीं है, तो दूसरे को किससे चुनोगे 3C3. तो टोटल कितना होगा 6C3 माने 20, 3C3 1 होता है. ओके, कोई इशू देखो नहीं. अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, अब प्रोबेबिलिटी निकालना है. फेवरेबल केसेस क्या है, नन ऑफ द ट्राइंगल साइड्स आर कॉमन. तो अब कैसे ट्राइंगल बनाऊंगा तो कॉमन साइड नहीं आएगा. तो बच्चों आप अगर बनाएंगे 2-4 टाइम पास करेंगे तो लगातार 3 चुनूंगा मैं, जब जैसे P1 P2 P3 चुन लिया और ये तीनों चुन लिया, तो यहां पे कोई भी कॉमन साइड्स मतलब उनके साइड्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं हुए. लेकिन आपने अगर ऐसा चुन लिया, मान लीजिए P1 P2 P5 चुन लिया और इसको चुन लिए, तो इंटरसेक्ट हो जाएगा. कितने सारे इंटरसेक्शन हो गए. तो याद रखिए आपको क्या चुनना पड़ेगा, लगातार चुनना पड़ेगा. तो एक चुनाव क्या होगा, P1 P2 P3 चुने ट्राइंगल 1, और दूसरा ट्राइंगल P4 P5 P6 चुने. ओके, फिर अगला
P2 P3 P4 चुने तो अगला क्या चुनोगे? P2 P3 P4 चुने तो P5 P6 P1 चुनोगे। ओके, तो एक ये पेयर बना, वैसे ये दूसरा बना, तो P1 के बाद P2 आया, फिर अगला क्या आएगा? P3 P4 P5, फिर जो बच गया है क्या बचा है? P6 P1 P2। ठीक है, ऐसे करते P1 आया, P2 आया, P3 आया, ऐसे करते कहां तक जाएगा? P6 तक जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर बनने वाले? 6। तो आंसर क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 20, तो 3/10। ओके, बोलिए। ए बॉल इज ड्रॉन 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक बॉल को जो निकालनी है उसको फिर दोबारा नहीं डाल सकते। कंटेनिंग बैग्स, 2 ब्लैक बॉल है, 4 वाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है। टिल ऑल द बॉल्स आर ड्रॉन, जब तक सारे के सारे बॉल्स निकल ना जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल द बॉल, मतलब बॉल्स जो निकल रहे हैं, खैर सैंपल स्पेस, तो मेरे पास कितनी बॉल है? 9 बॉल, तो किसी भी ऑर्डर में निकल सकती है, तो 9 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या है? B1 B2 है, W1 W2 W3 W4 है और R1 R2 R3 ऐसी बॉल्स हैं। तो 9 फैक्टोरियल, किसी भी तरीके से कोई भी बॉल निकल सकती है। ठीक, अब फेवरेबल केसेस, वो बोल रहा है कि पहले 2 वाइट ब्लैक ही निकलनी चाहिए, तो पहले कितने तरीके से निकलने चाहिए? 2 फैक्टोरियल से। पहले B1 निकल सकता है या पहले B2 निकल सकता है। फिर क्या निकलनी चाहिए? चारों वाइट, तो वो कितने तरीके से निकलेगी? 4 फैक्टोरियल तरीके से, वही निकल रही है आगे पीछे होके। फिर तीनों रेड, तो कितने तरीके से निकलेगी? 3 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस केस में मैं क्या लेके सॉल्व किया हूं कि बॉल्स को डिफरेंट मानो, और प्रोबेबिलिटी में आप मैक्सिमम टाइम्स ऐसा करना कि बॉल्स हो गया, एप्पल्स हो गया, ऑरेंजेस हो गया, उनको डिफरेंट मान के सॉल्व करना। आइडेंटिकल मान के भी सॉल्व करोगे तो भी गलती हो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी क्या हम आइडेंटिकल केसेस को 1 लेते हैं कि अगर मेरे को 4 ब्लैक बॉल है, उसमें से 2 निकालना है, तो अगर डिफरेंट मानेंगे तो 4C2 लिखेंगे, और आइडेंटिकल मानेंगे तो उसको 1 ही लिखेंगे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और फिर थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स हैविंग नंबर्ड सीट। तो 2 वैन है बच्चों, वैन 1 वैन 2। ठीक है, 2 वैन है। एक में यहां 3 सीटें हैं फ्रंट में और 4 बैक में। बैक सीटें, फ्रंट सीटें, यहां पे भी वैसी है। अब हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर इन द बैक ऑन एडजेसेंट। तीनों लड़कियां पीछे बैठनी चाहिए। तो बच्चों 9 बॉयज हैं आपके पास और 3 गर्ल्स हैं आपके पास, तो तीनों लड़कियों को पहले बैठा दो, है ना। जो भी रिस्ट्रिक्शन रहती है, जो भी क्या बोलने से कंस्ट्रेंट रहता है, उसको पहले सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले गर्ल्स को बैठाना है, तो गर्ल्स सबसे पहले वैन चुनेंगी 2C1। फिर लड़कियां जैसे पहले मान लो 2C1 में से कोई भी एक वैन चुन ली, वैन 1 को चुन ली। अब बैठने के तरीके, एडजेसेंट बैठना है लड़कियों को, तो ये या तो ये तीनों चुनेंगे या तो ये चुनेंगे। तो ये कितने तरीके से चुने हो गए? 2 तरीके से। फिर लड़कियां आपस में भी G1 G2 G3 G3 G2 G1 आपस में भी परम्यूट कर सकती हैं इनटू 3 फैक्टोरियल। अभी वो सिर्फ लड़कियां बैठे, अब लड़के भी बैठेंगे। तो लड़कियों ने 3 सीट खा ली, लड़कियों ने क्या करी? 3 सीट खा ली, कोई 3 सीट खा ली। अब सीटें कितनी बची? 4 और 7 11। लड़के कितने? 9। तो 11 में से 9 सीट चुने और वहां पे 9 फैक्टोरियल तरीके से लड़कों को बैठा दिए। सबको क्लियर? अब पहला सवाल का जवाब हो गया। सेकंड, इफ ऑल द सिटिंग अरेंजमेंट्स आर इक्वली लाइकली, सब इक्वली लाइकली है, तो प्रोबेबिलिटी बताना है इस चीज की। तो ये तो फेवरेबल केस हो गया। 2 इंटू 6 इंटू
11 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ये दोनों भी कट गया है ना, कोई इशू किसी का। डिवाइड बाई टोटल स्पेस। अब भाई टोटल क्या, कहीं भी कोई भी बैठे, टोटल कितनी सीटें हैं, 14। 14 में से आपको 12 सीटें चुननी है जहां लड़के लड़कियां बैठे, और कितने तरीके से बैठेंगे, 12 फैक्टोरियल से, बिना रिस्ट्रिक्शन के बैठ गए। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। सबको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आएगा 1/91। बढ़ो आगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, मंथ्स, बर्थडे और मंथ की बात चल रही बच्चों। तो पहले आदमी का कितने महीने में आ सकता है, कोई भी 12 महीने में आ सकता है। दूसरे आदमी का भी कोई भी 12 महीने में, ऐसे करके सबका कितने, कोई भी 12 महीने में। तो 12 का पावर 6, ये हो गया सैंपल स्पेस। अब फेवरेबल क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी क्या बोला है कि उनका 2 ही महीने में गिरना चाहिए, एग्जैक्टली 2। मतलब किसी का जनवरी और जुलाई में ही गिरना चाहिए, मान लीजिए कोई 2 महीने में ही गिरना चाहिए, अगस्त और नवंबर में ही गिरना चाहिए, ऐसा टाइप का। कोई 2 महीने में गिरना चाहिए और दोनों के दोनों इस्तेमाल होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ। तो सबसे पहले आपको चुनना पड़ेगा 12C2 से 2 कैलेंडर ईयर चुनने पड़ेंगे, कैलेंडर मंथ चुनने पड़ेंगे। अब वहां पे तो पहले आदमी का बर्थडे किस में, किसी भी दोनों में से एक में आ जाएगा। दूसरे का भी किस में, किसी भी दोनों में से। सबका किस में, किसी भी दोनों में से एक से। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ हो गई कि सब के सब जनवरी में आ गए, ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो। जैसे आप जनवरी और जुलाई चुन लिए, तो पहले आदमी का भी जनवरी में आ गया, दूसरे का भी जनवरी में आ गया, सबका जनवरी में आ गया। तो वो केसेस को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना पड़ेगा। तो फिर माइनस कोई एक महीना यूज नहीं हुआ, कौन सा महीना यूज नहीं हुआ, कोई 2 में से एक चुने और बचा हुआ को बांट दिए, बस खत्म। क्योंकि और तो माइनस प्लस होना नहीं है, दोनों के दोनों महीने नहीं यूज हुए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये 12C2 ब्रैकेट अंदर 2 का पावर 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 12 का पावर 6। ओके, समझ गए सब। देयर आर 10 एडजस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 रैंडम पर्सन। तो भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑब्जेक्ट्स को क्या मान लेना, डिफरेंट। जब तक कुछ आइडेंटिकल मुंह से एकदम खोल के ना बोले, उसके बाद भी बॉल्स वॉल्स के केसेस में तो नहीं मानते हम आइडेंटिकल, मतलब मानते हैं लेकिन नहीं मानते। कितने परसेंट, 10%। तो ऑब्जेक्ट क्या है, O1 O2 ऐसे करते हैं O10। पहले ऑब्जेक्ट को बांटने के कितने तरीके हैं, 10, दूसरे को 10, सबको बांटने के कितने तरीके, 10। तो ये 10 का पावर 10, ये क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस। बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट। अब यहां से चालू होता है, यहां से फेवरेबल केस चालू होते हैं वैष्णवी, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट। तो N ऑफ E, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट गेट एनी ऑब्जेक्ट्स। तो एटलीस्ट वन, तो आप ऐसा कर सकते हो, एटलीस्ट 1 को नहीं मिला, एटलीस्ट 2 को नहीं मिला, एटलीस्ट 3 को नहीं मिला, या टोटल माइनस सबको मिला। तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस ईच शुड गेट एटलीस्ट 1। ठीक, तो टोटल कितना होगा 10 का पावर 10। सबको एक एक मिला, 10 ऑब्जेक्ट सबको एक एक मिलना चाहिए, 10 लोगों में बांटना है, क्या लिखोगे 10 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10 का पावर 10 माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 का पावर 10। सबको क्लियर है, बढ़ो आगे। 2n प्लेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ आर प्लेइंग ए नॉकआउट टूर्नामेंट। कितने प्लेयर हैं, 2n प्लेयर है। इफ दे आर पेयर्ड रैंडमली, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स विल रीच, एग्जैक्टली 1 विल रीच सेमीफाइनल। तो बच्चों सेमीफाइनल के बारे में बात होगी। सेमीफाइनल में कितने लोग आएंगे, पहले सेमीफाइनल में 4 लोग आएंगे। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, कोई भी 4 आ जाए, 2 का पावर n C4, ये हो गया सैंपल स्पेस। अब फेवरेबल केस क्या है मेरा, कि एक ही जन, कौन, S1 या S2 में से कोई एक ही आदमी क्या पहुंचे सेमीफाइनल, दोनों में से कोई एक। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई एक चुनोगे जो सेमीफाइनल पहुंचे, S1 या S2। तो एक सेमीफाइनलिस्ट चुना गया, अब बचे कितने सेमीफाइनलिस्ट, 3। उनको कितने में से चुनना है,
टू का पावर n माइनस टू। क्यों? एक जो चुना गया S1 उससे नहीं चुनना है और S2 से भी नहीं चुनना है, उसमें से बचे हुए 3 से भी माइनस चुनना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। क्या हो गया? 2 इंटू टू का पावर n माइनस टू C3 डिवाइड बाई टू का पावर n C4। ठीक है बच्चों? ओके, तो सिर्फ सेमीफाइनल पे ही फोकस करना है और कुछ नहीं। कैसे शुरू में मैच हो रहे हैं रैंडमली। ठीक है, सबको क्लियर? चलिए, ए 5 डिजिट नंबर, इफ 5 डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम द सेट ऑफ द नंबर। तो सेट क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से मेरे को क्या चुनने? 5 डिफरेंट डिजिट्स चुनने। क्या चुनने? 5 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, इन रैंडम ऑर्डर। तो डिफरेंट डिजिट्स तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? 5C5 7C5, और उससे नंबर क्या बनेंगे? 5 फैक्टोरियल अरेंज हो सकता है, तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहां से सैंपल मतलब फेवरेबल केस चालू होगा। 5 डिजिट नंबर 10 फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 5। तो डिफरेंट डिजिट ही चुनने हैं, तो इसके लिए ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग बच्चों पूरा पढ़े हुए हैं। पहले हम टोटल का डिजिट सब निकाल लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कितना होता है? 28। अब इनमें से 5 चुनना है ताकि सम डिविजिबल बाय 9 हो। 5 सेलेक्ट करना है या 2 रिजेक्ट करना है, तो वो भी एक ही मतलब होता है। 5 सेलेक्ट करो या 2 रिजेक्ट करो। तो कैसे रिजेक्ट करें ताकि बचे हुए का सम 9 से डिविजिबल हो जाए? तो बच्चों 28 है सम, क्या 2 नंबर हटा सकते हैं ताकि सम 27 हो सके? नहीं। फिर अगला 9 से डिविजिबल कौन होता है? 18। क्या 2 नंबर हटा सकते हैं ताकि सम बचे हुए का 18 हो सके? तो कितना हटाना पड़ेगा? 10 वाले। तो क्या होगा? 6 4 7 3। और कोई तरीका है? नहीं। क्या 2 हटा सकते हैं ताकि सम 9 हो सके, बाकी बचे का सम 9 हो सके? मतलब हटाना कितना पड़ेगा? 19। क्या इधर से 19 बन सकता है? नहीं। तो सिर्फ 2 ही तरीके से आप हटा सकते हो। तो फेवरेबल क्या हो गया? 2 तरीके से हम हटा दिए। बचे कितने नंबर? 5 नंबर। वो कितने तरीके से अरेंज होंगे? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7C5 इंटू, तो कितना हुआ? 2/21। कोई दिक्कत सन में बच्चों? और ये 3 हस्बैंड्स, 3 हस्बैंड है बच्चों, और 3 वाइफ्स हैं आपके पास। अब उनको एक रो में बैठाना है। नो हस्बैंड सिट्स विद देयर वाइफ, उनको अब रो में बैठाना है। तो पहले फेवरेबल कैसे? नीचे है 6 फैक्टोरियल। ठीक, अब ऊपर फिर से देखो फेवरेबल केसेस क्या होंगे। तो टोटल नंबर हमको क्या लगाना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। क्यों? क्योंकि कई तरीके से आंसर गलत हो सकता है। मतलब कोई भी एक हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठा ले सबको। फिर माइनस कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बैठ गया, तो हम क्या लिखेंगे? 3C1। तो मान लो ये हस्बैंड है H1 H2 H3 W1 W2 W3। तो कोई भी एक हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, मतलब H2 W2 अब साथ में बैठेंगे, तो उन दोनों का क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। बच्चे कितने लोग? H1 W1 H2 W2। इनको जैसे H3 W3 इनको जैसे बैठाना बैठा लो, तो टोटल कितने लोग हो गए? 5। तो कितने तरीके से रहेंगे? 5 फैक्टोरियल। हस्बैंड वाइफ आपस में कितने तरीके से हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। फिर प्लस कोई 2 हस्बैंड अपने वाइफ के साथ बैठ गए, कोई 2 हस्बैंड अपने वाइफ के साथ बैठ गए, मतलब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। तो एक डब्बा होगा H1 W1 का, एक ग्रुप होगा H2 W2 का, और S3 W3 ऐसे खुला रहेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। इन लोग आपस में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर माइनस तीनों के तीनों साथ में बैठना चाह रहे हैं,
तो 3C3, ठीक है, इनटू तीनों का एक एक ग्रुप हो गया, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए? 3, तो 3 फैक्टोरियल। आपस में उन लोगों का कितना होगा? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका फेवरेबल केसेस। तो ये कितना होता है? 720 प्रोबेबिलिटी। तो नीचे आएगा 720, ऊपर कितना आ रहा है देखो, 720 माइनस टोटल कितना आ रहा है? 240, तो कितना होगा? 1/3। क्लियर सबको? तो ये थे बच्चों नॉर्मल परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रकार के सवाल जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? भयानक। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। 5 क्या पढ़ने वाले बच्चों हम लोग? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां से सारी अब नई चीजें चालू होंगी जो प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ने वाले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? P ऑफ A बाई B ऐसा लिखा हो, या P ऑफ A बाई B ऐसा हुआ, या P ऑफ A बाई B, इन सब का इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A if B has already occurred। अगर B ऑलरेडी हो चुका है उसमें से A आने के चांसेस क्या होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कि एक इवेंट हो चुका है, उसके बाद उसके अंदर अब दूसरा इवेंट होने के चांसेस क्या है, ठीक? तो उसको क्या बोलते हैं? P ऑफ A बाई B। P ऑफ A गिवन डेट B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। कोई दिक्कत? पक्का? अब P ऑफ A बाई B का मीनिंग होता है N ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई N ऑफ B। क्या होता है? N ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई N ऑफ B। ठीक? ओके। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। आप एक डाइस फेंक रहे हो, ठीक? आपको ये बोल दिया कि इवन नंबर आया है। क्या दिया है? इट इज गिवन दैट इवन नंबर appears, find the probability that it is 4। वो नंबर 4 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है। तो एक इवेंट हो गया A और एक हो गया इवेंट B। इवेंट A क्या हो गया? 4 अपीयर्स। इवेंट B क्या हो गया? इवन नंबर अपीयर्स। ठीक? बात समझ में आई? आना तो बोलो। 4 अपीयर्स, 4 एक ही तरीके से। इवन नंबर अपीयर्स 2 4 6। तो P ऑफ A बाई B क्या हो जाएगा? N ऑफ B। N ऑफ B मतलब कितने लोग हैं नीचे? 3। N ऑफ A इंटरसेक्शन B उसमें कितने लोग हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/3। ओके बच्चों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B। कैसे? दोनों साइड N ऑफ S से डिवाइड कर दिए। किससे डिवाइड कर दिए? N ऑफ S से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो ये बन जाएगा। ओके बेसिकली मैं क्या सोचता हूं कि जो चीज हो चुकी है वो मेरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्या सोचता हूं मैं? ये चीज कम यूज करता हूं। ये चीज बस इससे रिलेटेड, स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड सवाल आते हैं तो यूज करता हूं, है ना? ये चीज स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड सवाल आते हैं तो ही यूज करता हूं। मैं जनरली क्या यूज करता हूं कि जो चीज हो चुकी है उसको सैंपल स्पेस मान लेता हूं। ठीक? नहीं मतलब करता हूं P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B नहीं यूज करता हूं। समझ में आई बात? मैं उसके जो ऊपर लिखे हैं वो यूज करता हूं।
ये यूज करता हूं, ये नहीं यूज करता। नहीं समझ में आया? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ S बाई ए और P ऑफ A बाई ए, ये क्या होता है हमेशा 1। P ऑफ S बाई ए क्या होगा? P ऑफ S इंटरसेक्शन A डिवाइड बाई P ऑफ A। S का A के साथ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? A ही मिलेगा, क्योंकि S तो यूनिवर्सल सेट है। तो ये कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? P ऑफ A यूनियन B बाई C। क्या लिखा हुआ है बच्चों? P ऑफ A यूनियन B बाई C। ये क्या होता है? P ऑफ A बाई B, A बाई C प्लस P ऑफ B बाई C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई C। ओके, याद ही कर लीजिए, क्या ही बोलूं इसको। प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, देख के आप करना है तो कर लो। ओके, याद रखिए ऊपर A यूनियन B का फॉर्मूला लग गया सब में, A B A इंटरसेक्शन B। ठीक, बढ़ाओ आगे। अगला P ऑफ A डैश बाई B, प्रोबेबिलिटी डेट A नहीं होगा और B हो चुका है, वो क्या होता है? 1 माइनस P ऑफ A बाई B। ओके, प्रूफ आप लोग देख लीजिए, उतना पता बात देख लीजिए और नोट कर लीजिए, और मतलब अंडरस्टैंडेबल है, डायरेक्ट है, कुछ ऐसा नहीं है। ओके, नहीं लिखना नहीं, घर में लिख लेना, घर में लिख लीजिएगा लिखेंगे तो। ठीक, कोई इशू में आएगा आप लोगों को करना क्या है। टू डाइज आर थ्रोन, दो डाइस को फेंक दिया गया है। What is the probability that sum of the number appearing on the two dices is 9 if 5 appears on the first? तो बच्चों ये चीज हो चुकी है, क्या हो चुकी है? 5 appears on first। जो चीज हो चुकी है मैं उसको क्या मान लेता हूं? सैंपल स्पेस मान लेता हूं। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। है बस में। अब हमको क्या बताना है कि सम इज 11, सम इज 11। ठीक है, तो ये है बच्चों, ये n ऑफ s, इसको n ऑफ b बोलूंगा ना, क्या बोलूंगा? n ऑफ b। ये हो चुका है, अब जो निकालूंगा वो n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालूंगा। मतलब इसी में से जिसका सम 11 है उसको चूज करूंगा, शुरू से नहीं चूज करूंगा। ओके, तो किसका है? कितने लोगों का सम 11 है? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बाई 11, 6, 1 बाई 6। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया बोलिए, समझ में आ गया? तो जो चीज हो गई उसको क्या मान लेना है? सैंपल स्पेस। उसमें से हमारा फेवरेबल को ऊपर लिख देना है, उसको नीचे लिख देना है, लेकिन स्कूल में आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा, P ऑफ A बाई B। अभी तो हम लोग समझ के करते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में P ऑफ A बाई B लिखना जरूरी है आपको, फिर यहाँ पे A इंटरसेक्शन B और A B ये सब लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो नंबर ही नहीं मिलेगा। फिर आप बोल के आओगे हम तो बना के आए थे। क्या दिया हुआ बच्चों? P ऑफ A दिया हुआ है 0.8, P ऑफ B दिया हुआ है 0.5, P ऑफ B बाई A दिया हुआ है 0.4। तो P ऑफ B बाई A क्या होता है? बोलिए। P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A इज इक्वल टू 0.4, है ना? तो यहां से क्या पता है आपको? P ऑफ A पता है ना, तो क्या निकल जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या निकला? P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.32। अब जो चीज पूछा है सब चीज निकाल दीजिए, पहली चीज तो निकल गई। सेकंड चीज क्या होगा भाई? P ऑफ A बाई B क्या होता है? बोलिए सबको ही।
वेरी गुड। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 0.32। पी ऑफ बी क्या है? 0.5। अगला बताइए, थर्ड, पी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए कितना है? पी ऑफ बी कितना? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना? कर लीजिए, कितना आ रहा है बताइए। तो ये आ रहा है 0.98 शायद। ओके, सबको समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं गई? वैष्णवी को नहीं आया? आर्या को आया? बढ़ू आगे गाड़ी। बिल्कुल आर्या, बिल्कुल सेट थ्योरी जैसा भी बना सकती हो कि वेन डायग्राम बना के ए के गोले को वो रख दिए, बी के गोले को ये रख दिए, ऐसा भी बना सकती है पूरा। समझ गए आवेश? कन्हैया, चलिए करूं। पी ऑफ ए क्या है? 0.3। पी ऑफ बी क्या है? 0.4। अब ये क्या दिया है? पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये होता है बच्चों पी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डी मॉर्गन्स लॉ। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये कितना है? 0.5। तो यहां से पी ऑफ ए यूनियन बी पता चल गया मेरे को कितना? 0.5। अब ए यूनियन बी पता चल गया तो मेरे को क्या पता चलेगा बच्चों? पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता चल जाएगा मेरे को। कितना होगा? 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.5 कितना होगा? 0.2। क्लियर यहां तक? अब ये ऐसा देखो, ये ए का गोला है, ये बी का गोला है। मेरे को निकालने क्या बोला है? मेरे को निकालने बोला है पी ऑफ बी बाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब पी नीचे क्या होना है? ऊपर तो होना है पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ऊपर ये होना है, मानते हो? नीचे क्या होना है? पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? और ए के साथ उसका यूनियन क्या होगा? तो कितना बचा? बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो शेड किया वो है। तो टोटल में से इसको घटा दूंगा तो आ जाएगा। ए का गोला कितने का था? 0.3। बी का गोला कितने का था? बीच वाला कितना था? 0.2। तो 0.4 में से 0.2 घटा दूं तो जो अनशेडेड है वो कितना है? 0.2। तो नीचे कितना आने वाला है? 0.2 नहीं आने वाला, जो शेड किए हैं वो आने वाला है 1 माइनस 0.2। समझ में आई बात? अब इस आदमी का ये जो शेड किया हूं मैं अभी, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है? सिर्फ ये दिख रहा है 0.2। तो आंसर कितना होगा? कितना हो गया? 1/4। नहीं समझ में? तो एग्जैक्ट हूबहू सेम सेट थ्योरी यूज कर सकते हो आप। बढ़ाओ आगे गाड़ी, एक सवाल और कर लेते हैं, लास्ट। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। पहला भाग, तो कौन सा भाग करके दिखाऊं? पहला, दूसरा, तीसरा? कौन सा करके दिखाऊं? दूसरा। ए क्या बोला है? एटलीस्ट 2 हेड्स। कितने बार फेंके? 3 बार फेंके। और बी क्या बोला है? एट मोस्ट 2 हेड्स। ठीक, हमको क्या निकालना है? पी ऑफ ए बाई बी। तो क्या चीज हो गई रहेगी? बी हो चुका रहेगा।
क्या हो चुका रहेगा, बी हो चुका रहेगा। उसमें से ए के जितने भी केसेस रहेंगे उसको ऊपर लिखेंगे। तो एन ऑफ बी एट मोस्ट टू हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा टू हेड्स, जीरो हेड्स भी हो सकते हैं। तो टी 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 एच टी 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 एच एच टी टी एच एच टी एच टी एच टी एच एच। कितने हो गए यार ये? 7 हो गए ना, 8 तो होते ही हैं टोटल। ठीक है, ये हो गया एन ऑफ बी, समझ में आया सबको? अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इनमें से एटलीस्ट टू हेड वाले केसेस कौन से हैं? एच एच टी एच और टी एच एच। तो कितने केसेस हैं? 3। तो आंसर क्या होगा? 3/7। अरे बस में पक्का। तो बाकी बचे हुए दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में गेम क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक।